नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मसले को लेकर विपक्ष ने आज भी किया हंगामा। दोनों सदनों का कामकाज हुआ बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। इस बीच राज्यसभा से खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित। महिला सशक्तिकरण पर गांधीनगर में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू। पीएम ने कहा, भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री की एनडीए सांसदों के साथ बैठक। पहले दौर में आज काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से चर्चा। दूसरे दौर में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों के साथ होगा मंथन। हरियाणा के नूंह में धारा 144 लागू। मोबाइल इंटरनेट सर्विस अस्थायी रूप से बंद। अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी, 6 की मौत। मुख्यमंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील। नूंह हिंसा के बाद वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। हरियाणा, दिल्ली, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स सहित कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण की मेजबानी के लिए भारत तैयार। कल से 12 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 दिग्गज टीमें ले रही हैं हिस्सा। भारत की नजर चौथे खिताब पर। खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के हंगामे के जारी रहने के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक, फिर 2 बजे फिर शुरू होने पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा नहीं हो पाई। ये बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया था। कांग्रेस सहित कई दलों ने बिल के पेश होने का विरोध किया था। आज जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, जदयू और अन्य सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गए। वे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने विरोध कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामे को देखते हुए दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग ले और इस विधेयक का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा विपक्ष के सभी माननीय सांसदों से, आइए चर्चा में भाग लें और जो भी बिल संसद में आ रहे हैं उससे बहुत बड़े बदलाव, जैसे पीछे भी हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट से लेके बाकी बिल पेश किए, वो कई वर्षों से उसका इंतजार था, तो वो भी हुआ तो उससे लाभ मिलेगा। आज भी दिल्ली कैपिटल रीजन के लिए जो बिल पेश होने जा रहा है सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब वो आएंगे चर्चा में भाग लेंगे तो जानेंगे कि कैसे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में फॉल करता है और इसके आने से क्या क्या होने वाला है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है। लोकसभा में ये विधेयक 28 जुलाई को पहले ही पारित हो चुका है।
ये विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जो खनन उद्योग को नियंत्रित करता है। ये विधेयक लिथियम को प्रतिबंधात्मक परमाणु खनिजों की ऐसी सूची से बाहर लाता है जिसके लिए केंद्र से खनन अनुदान की आवश्यकता होती है और केवल सरकारी कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम बिल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बिल आने वाले समय में काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में ये देश आगे बढ़ रहा है। इस बिल के पास होने से देश को काफी मजबूती मिलेगी। We want to become elder brother. For that, we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. उच्च सदन ने चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 भी सदन से पारित कर दिया। विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है ताकि इसे कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके। संसद में गतिरोध enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Honorable Shri Bhupendra Yadav to move that the bill be passed. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Clause 1, the enacting formula. संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी शामिल हुए। मणिपुर हिंसा मामले पर विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विपक्ष ने राष्ट्रपति से बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। साथ ही हिंसा प्रभावित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपना दायित्व पूरा करने की बात कही। इसी के साथ विपक्ष ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में बयान दें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं। सभी ने अगले आम चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। चुनावी तैयारियों को और धार देने और दमदार रणनीति बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री इन दिनों एनडीए के सभी सांसदों से राज्यवार बारी बारी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। आज एनडीए सांसदों से मिलने के क्रम में पीएम मोदी यूपी के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने 2 समूहों में अलग अलग एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी। बीजेपी के प्रमुख नेता भी इसमें मौजूद थे। एनडीए के सांसदों को अपने क्षेत्र में लगातार अधिक से अधिक सक्रिय रहने और जनता से जुड़े रहने को कहा गया है। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत हो गई है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से हुई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास के तरीकों की तलाश में है, तब गांधी जी की सरल जीवन शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती नजर आती है, जिसे गांधी आश्रम में देखा जा सकता है। Today, the whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand
the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance and equality. I am sure you will find it inspirational. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए महिला नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में भारत दुनिया में एक मिसाल स्थापित कर रहा है। The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. महिला सशक्तिकरण पर 3 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री के वीडियो संबोधन से शुरुआत के बाद केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह आयोजन महिला नेतृत्व वाले विकास, स्टेम शिक्षा, डिजिटल कौशल, जलवायु जैसे कई अहम विषयों पर विचार विमर्श का मंच है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन के मौके पर G20 कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि अगर देश में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति देनी है तो प्रधानमंत्री के विजन के तहत महिला विकास के बजाय महिला नेतृत्व वाली विचारधारा को बढ़ावा देना होगा। One very key factor is that India's presidency has enabled us to highlight the effort that has really made it possible to move from women's development to women-led development, and there is a lot of difference in that. We are ahead of the curve when it comes to promoting gender equality, giving opportunities to women. As the Honorable Prime Minister mentioned in his address to the G20 ministerial meeting on women, women's empowerment, he said that today what we have is the opportunity for women to be in every sphere of activity. He referred to the fact that women in our armed forces were actually in operational roles in the cutting edge of that process as fighter pilots. हरियाणा के नूंह में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। जिले में धारा 144 लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। यहां अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च लगातार कर रहे हैं। यहां हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें से 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल हैं। हिंसक वारदातों से जुड़े मामले में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। बात करें गुरुग्राम की तो यहां इलाके में हालात सामान्य हैं। सोहना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं आज सामान्य दिनों की तरह खुले हैं। यातायात की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इंटरनेट भी चालू है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है।
नूह घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में कोई भी गैर कानूनी गतिविधि न हो, इसके लिए 20 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 लोगों की मौत हुई है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 90 अन्य को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना के संबंध में सब जानकारियां दे दी गई हैं। आज हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस घटना में किसका हाथ है, ये जानने के लिए पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नूह में इंडियन रिजर्व बटालियन भी तैनात की जाएगी। ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। नूह घटना में हुए नुकसान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वे इसकी भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में यह पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने नूह की घटना पर कहा कि कल से शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। मामले में अब तक 41 FIR दर्ज हुई हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ली जाएगी। पूछताछ में जिन लोगों का नाम आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से शुरू हुए दंगों के बाद अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स संवेदनशील इलाकों में अब फ्लैग मार्च कर रही है। कुछ इलाकों को छोड़कर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। फ्लैग मार्च कर रही पैरामिलिट्री फोर्स के साथ DD न्यूज की टीम ने हालात का जायजा लिया। पैरामिलिट्री फोर्स लगातार जो गुरुग्राम है वहाँ पर लगातार मार्च कर रही है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। महिला और इसके अलावा पुरुष जवान लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ ACP मनोज कुमार जी हैं। सर, अभी गुरुग्राम की अगर स्थिति देखी जाए तो किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है और बादशाहपुर में आप देख पा रहे हैं सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ
वो रूटीन बेसिस पे चल रही हैं। आप ट्रैफिक का फ्लो देख पा रहे हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह की। आप आमजन को देख पा रहे हैं, जो अपने उनके जो डेली रूटीन है, दैनिक गतिविधियां हैं, सब इसमें आराम से इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात को कुछ दुकानों में आग भी लगाई गई थी। उसके संबंध में सूचनाएं मिली है, उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर जिन लोगों की पहचान की जाएगी उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे? और दूसरी, अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है? मेरी अपील आप सभी से यही है कि र्यूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें। अगर किसी के पास कोई भी सूचना है या शिकायत है तो वो उचित माध्यम से पुलिस को सूचित करें। आप कंट्रोल रूम फोन कर सकते हैं, आप संबंधित अधिकारी को फोन कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और किसी के पास अगर इसके अलावा कोई सूचना ऐसी है कि वो देना चाहता है, अपना नाम गुप्त रखना चाहता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। कितने लोग अरेस्ट और डिटेन हुए अभी तक? अभी तक बादशाहपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एविडेंसेस के ऊपर जल्दी पहचान करके मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार एसीपी, जो बता रहे थे कि पुलिस किस तरह के जो कदम है वो उठा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तनाव बना हुआ है। उस तनाव को दूर करने का जो काम है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान और जो लोकल पुलिस है वो लगातार कर रही है। और अगर आप यहाँ मार्केट में देखें तो मार्केट में ट्रैफिक आपको नॉर्मल दिखेगा। दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं, कल ये तमाम दुकानें बंद थी। तो कोशिश यही की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि हालात जल्द से जल्द सामान्य कर लिए जाएं। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। नू हिंसा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो रही वीएचपी की रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को हिदायत दी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी जगह पर कोई भड़काऊ बयानबाजी या हिंसा की वारदात न हो। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा से कहा है कि वो हेट स्पीच को लेकर साल 2022 और 2023 में दिए गए आदेशों का पालन करें। कोर्ट ने कहा है कि जहां जरूरत हो वहां राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। नूह में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली में जगह जगह विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें बजरंग दल ने भी साथ दिया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। और खबरों में आगे, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के पास न कोई मिशन है और न कोई विजन है, बल्कि ये मजबूरी में बनाया गया गठबंधन है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने तो कबूल कर दिया है कि ना उनके गठबंधन का कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये तो केवल और केवल मजबूरी में बना हुआ गठबंधन है, जिसका केवल एक ध्येय, एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने अपने कमीशन, अपने अपने करप्शन, अपने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन और अपने अपने फैमिली के प्रोफेशन को साधना है और इसीलिए एक होना है। चाहे हम एक दूसरे को कितना ही क्यों ना कोसते हो, एक दूसरे को क्यों ना एक दूसरे को गालियां देते हो, हम एक साथ आ जाएंगे ताकि मोदी और अमित शाह जी को रोक सके, अर्थात भारत के लिए जो काम हो रहे हैं उसके अंदर अड़ंगा लगाया जा सके। ये कोई भी एक साथ एक पटल पर किसी मिशन और विजन के लिए नहीं, केवल मजबूरी में साथ आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। परिषद ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजूरी दी थी। बाद में केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों की विधि समिति ने कर मामलों के लिए सप्लाई वैल्यू के संबंध में जीएसटी परिषद के विचार के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। परिषद की आज वर्चुअल बैठक में समिति की सिफारिशों पर चर्चा हो रही है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने जीएसटी फैसले को असंवैधानिक और असंगत बताया है। विदेशों से चलाए जा रहे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाए जाने के बारे में राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा
कि जीएसटी कानून में कर भुगतान न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। और भारत में इंटरनेशनल हॉकी का जलवा बिखरने वाला है। दरअसल भारत इस बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। ये टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट के 7वें एडिशन में इस बार 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले जाएंगे। 2007 के बाद से इस स्टेडियम में होने वाला ये पहला बड़ा टूर्नामेंट है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।